नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय मनोविज्ञान। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 बुद्धि का ये छठवां और अंतिम वीडियो है, जिसमें हम बुद्धि आंक के विस्तरण और प्रतिभा संपन्नता तथा मनोदुर्बलता की बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि आंक के विस्तरण की। दोस्तों, बुद्धि आंक के विषय में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, यानी कि हर व्यक्ति का बुद्धि आंक एक समान नहीं होता। किसी का कम तो किसी का ज़्यादा होता है। सामान्य रूप से जनसंख्या के अंशतः 2% लोगों का बुद्धि आंक 130 से अधिक होता है, जो प्रतिभाशाली कहलाते हैं, और 2% लोगों का बुद्धि आंक 70 से कम होता है, जो मनोदुर्बल कहलाते हैं। इसके साथ साथ 50% लोगों का बुद्धि आंक 90 से 110 के बीच होता है, जो सामान्य या औसत कहलाता है। आइए बुद्धि आंक का विस्तरण दर्शाने वाला कोष्टक देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, औसत बुद्धि जो है बीचों बीच वो 90 से 109 है। उसमें 50% लोग आ जाते हैं, 70 से नीचे 2% आते हैं और 130 से ऊपर 2% आते हैं। उसके अलावा निम्न औसत बुद्धि में 16% और उच्च औसत बुद्धि में 16% तथा उच्च बुद्धि में 6.5% और सीमावर्तीय बुद्धि में 6.5%। कभी कभी ये बुद्धि आंक का विस्तरण दर्शाने वाला कोष्टक परीक्षा में पूछा जाता है। आपको सरल तरीके से इसको याद रखना है। बीचों बीच 90 से 109 में 50% लोग आएंगे और फिर उसके दोनों साइड 3-3 हिस्से होंगे, जिसमें पहले 16.10, फिर 6.70 और 2.20। तो ऊपर नीचे दोनों में ये सेम आता है और इसीलिए इसको याद रखना कोई कठिन नहीं है। आइए अब बात करते हैं प्रतिभा संपन्नता की, यानी कि गिफ्टेड। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिभा संपन्नता का स्वरूप एवं परिचय की। प्रतिभाशाली के लिए अंग्रेजी भाषा में गिफ्टेड, जीनियस या टैलेंटेड शब्दों का उपयोग किया जाता है। उच्च बुद्धि या विशिष्ट मानसिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न कहा जाता है, यानी कि जिनका बुद्धि आंक 130 से अधिक होता है। मानव जीवन के किसी भी अर्थपूर्ण, बोधात्मक अथवा नैतिक, शारीरिक, आवेगिक, सामाजिक या सौंदर्यलक्षी जैसे विभागों में प्रयोजित की जाने वाली उच्च शक्ति के रूप में प्रतिभा संपन्नता की व्याख्या की जाती है। यानी कि व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में उच्च प्रतिभावान होता है। यानी कि प्रतिभा संपन्नता का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति हर तरह की जानकारी रखता हो या हर क्षेत्र में वह विद्वान हो, यह आवश्यक नहीं है, किंतु किसी एक क्षेत्र में वह उच्च प्रकार की शक्ति रखता होना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि कोई धनवान व्यक्ति का लड़का या लड़की हो वही प्रतिभा संपन्न हो सकते हैं। उसके लिए ऐसी कोई मर्यादाएं नहीं है। कहीं भी पैदा हो, किसी भी धर्म, जाति या समुदाय में व्यक्ति पैदा हो, वह चाहे धनवान हो या कंगाल हो, लेकिन अपनी प्रतिभा को वह दिखा सकता है अपनी सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से, अपनी उच्च शक्ति के माध्यम से। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, ये सारे ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग हैं जो गरीब परिस्थिति में पैदा हुए और फिर भी प्रतिभा के उच्च शिखर पर पहुंचे। यानी कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है प्रतिभा संपन्न, उसमें ऐसी उच्च शक्ति होना आवश्यक है। एक फिल्म आई थी, आपने देखी हो तो, स्लम डॉग मिलियनर। उसमें भी ऐसी प्रतिभा संपन्नता की बात है। एक स्लम में पैदा हुआ लड़का किस प्रकार अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को चकित कर देता है। तो प्रतिभा संपन्नता के लिए किसी एक क्षेत्र में उच्च शक्ति आप में होनी चाहिए। इस तरह के प्रतिभा संपन्न लोगों के
अध्ययन का प्रारंभ 1925 में टर्मन ने शुरू किया। जोसेफ रेंजुल सूचित करते हैं कि प्रतिभा संपन्नता यह एक उच्च बुद्धि, उच्च सर्जकता एवं उच्च प्रेरणा है। यानी कि प्रतिभा संपन्नता सिर्फ उच्च बुद्धि से या सिर्फ उच्च सर्जकता से या सिर्फ उच्च प्रेरणा से नहीं बनती। प्रतिभा संपन्नता के लिए उच्च बुद्धि, उच्च सर्जकता एवं उच्च प्रेरणा ये तीनों का मेल आवश्यक है। प्रतिभा संपन्नता इन तीनों परिबलों की आंतरक्रिया पर अवलंबित है। प्रतिभा संपन्नता में बोधात्मक उपरांत दूसरी अनेक शक्तियों का संयोजन एवं संगठन होता है। ऐसे लोग दूसरों से उच्च कोटि का कर्तृत्व करने वाले होते हैं। जो काम एक व्यक्ति 1 घंटे में करता है तो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उसे 10 मिनट में कर लेता है। ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग अपने बारे में उच्च स्व ख्याल रखते हैं। यानी कि दूसरों के अभिप्राय से वे डरते नहीं बदलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं और अपने स्व के बारे में जो उसका ख्याल है वह किसी के दूसरे के नजरिए से बदलता नहीं है। यहाँ देखते हम लोग प्रतिभा संपन्नता के घटक को दिखाने वाली आकृति को। यहाँ देखिए 3 वर्तुल है, एक उच्च बुद्धि है, एक उच्च सर्जकता है और एक उच्च प्रेरणा है। किंतु प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तो वही है जिसमें यह तीनों तत्व शामिल होते हैं। यानी कि तीनों की अंतरक्रिया के माध्यम से ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व बनता है। तो हमने प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की या लोगों की बात की। अब बात करते हैं ऐसे लोगों को पहचानने की प्रक्रिया की कि ऐसे प्रतिभा संपन्न लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं। प्रतिभा संपन्नता को पहचानने की प्रक्रिया कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं? क्योंकि सामान्य रूप से बुद्धि कसौटी एवं सिद्धि कसौटी ही सबसे अधिक उपयोग में ली जाती है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को पहचानने के लिए। और जिनका बुद्धिआंक 130 से अधिक होता है उस बालक को प्रतिभा संपन्न माना जाता है। हमने बुद्धि आंक के विस्तरण वाले कोष्टक में भी ये देखा था कि जिनका बुद्धिआंक 130 से ज्यादा होता है उसे प्रतिभा संपन्न कहते हैं। और ये बुद्धिआंक आईक्यू चेकिंग से पता चलता है कि किसका आईक्यू कितना है। इसके लिए तरह तरह की बुद्धि कसौटियाँ बनी हुई है जिसको हम 11वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं दोस्तों। बालकों की अभिरुचि जानने की, उनकी सिद्धि को जानने की, ऐसी तरह तरह की बुद्धि कसौटियाँ होती है जिसके माध्यम से बालक कौन से क्षेत्र में जाएगा तो वह अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। उसकी रुचि या अभिरुचि किस क्षेत्र में है ये ऐसी बुद्धि कसौटियों के माध्यम से जाना जा सकता है। कोई बड़ी अच्छी चित्रकारी कर सकता है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो वह उस क्षेत्र में जाएगा तो उत्कृष्ट कार्य कर पाएगा। अन्यथा वह उसकी रुचि न हो ऐसे किसी क्षेत्र में उसको भेज दिया जाए तो वह औसत रह जाएगा, क्योंकि उसको उसमें रुचि ही नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 3 इडियट्स फिल्म में आपने देखा होगा। उसमें जो फरहान है वह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, किंतु उसके पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आखिर उसके पापा को उसकी बात समझ में आती है और उसे जो करना है वह करने देते हैं। तो बाद में हमने देखा कि फरहान एक बहुत ही अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनता है। अगर वह इंजीनियर बनता तो अच्छा इंजीनियर नहीं होता। तो ये व्यक्ति की रुचि या अभिरुचि किसमें है उसको जानने के लिए भी ये अभिरुचि कसौटी या सिद्धि कसौटी वगैरह उपयोग में लिया जाता है। तो बुद्धि कसौटी के माध्यम से बालक का बुद्धि आंक जांचा जाता है और अगर वह 130 से ज्यादा आता है तो वह प्रतिभा संपन्न कहलाता है। इसको पहचानने के और कौन से तरीके हैं? तो बुद्धि कसौटी में प्राप्तांक यानी कि उसने जो कसौटी दी उसमें उसके कितने अंक प्राप्त किए हैं,
उसके द्वारा जान सकते हैं कि वह प्रतिभा संपन्न है या नहीं। उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण कोई बात है तो उसके विषय शिक्षक का अभिप्राय, जिस स्कूल में जिस शिक्षक के पास वह पढ़ता है उस शिक्षक का अभिप्राय और उस विद्यालय की नोट बड़ा ही महत्व रखते हैं उसकी प्रतिभा के लिए, क्योंकि बालक शिक्षक के पास ज़्यादा समय रहता है और शिक्षक में बच्चों की प्रतिभा को पहचानने की एक विशेष दृष्टि भी होती है। तो शिक्षक का अभिप्राय उसके प्रतिभा संपन्नता के लिए काम में लिया जाता है। एक और बात है, बालक के माता पिता का मूल्यांकन, यानी कि माँ बाप भी अपने बच्चे का मूल्यांकन करते रहते हैं कि हमारा बेटा किस में रुचि रखता है, कौन सा काम अच्छे से करता है, कौन सा कार्य करता है तो वह उसमें डूब जाता है, खो जाता है। और इसके माध्यम से माँ बाप भी अपने बालक का मूल्यांकन करते हैं और वे भी तय कर सकते हैं। इसके अलावा बालक का सामाजिक आवेगिक परिपक्वता अंक, यानी कि बालक अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्वता दिखाता है कि नहीं। बहुत बार तो यह भी होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका बचपना नहीं जाता है, तो ऐसे बच्चे प्रतिभा संपन्न नहीं होते। ऐसे बच्चे प्रतिभा संपन्न होते हैं जो अपनी उम्र से भी ज्यादा परिपक्व होते हैं। और अंतिम, बालक का खुद का स्वमूल्यांकन, यानी कि वह खुद के बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है, यह भी प्रतिभा संपन्नता को पहचानने के लिए महत्व रखता है। तो ये हुई प्रतिभा संपन्नता को पहचानने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं प्रतिभा संपन्नता के लक्षणों की। कौन से लक्षण दिखाई दे तो बालक प्रतिभा संपन्न है ऐसा हम कह सकते हैं। तो प्रतिभा संपन्न बालक उच्च बुद्धि एवं विशिष्ट मानसिक शक्ति रखने वाले होते हैं। उनकी उम्र के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनसे इनमें कुछ ज्यादा ही बुद्धि होती है और उनकी मानसिक शक्ति भी विशेष रूप से सक्रिय होती है। प्रतिभा संपन्न बच्चों को अपने आप के लिए गौरव होता है, एक विशेष प्रकार का एटीट्यूड उनमें दिखाई देता है। उनकी ऊंची स्वक्षमता होती है जिसका भी उन्हें गौरव होता है। स्वक्षमता का गौरव वे रखते ही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते और वे कर लेते हैं। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति सृजनात्मक एवं मौलिक होते हैं, यानी कि उनमें सोचने समझने और विचार करने की अपनी एक अंतर्सूझ होती है। जैसे कि बात करें तो आइंस्टाइन, रामानुजन, न्यूटन, ये ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिन्होंने एक अलग ही दृष्टिकोण से सोचा, विचारा और आगे बढ़े। ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग अंतर्दृष्टि वाले होते हैं, यानी कि उनकी आंतरिक सूझबूझ भी अच्छी होती है। मित्रों, यह शब्द हमने कोहलर के प्रयोग में भी देखा था, अंतर्दृष्टि। तो ऐसे उच्च प्रकार की अंतर्दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं। प्रतिभा संपन्न बच्चे समस्या समाधान के लिए अपने कौशलों का पूर्ण उपयोग करते हैं। बहुत बार बहुत सी समस्याएं कोई सुलझा नहीं पाता तो प्रतिभा संपन्न लोग उसे सरलता से सुलझा लेते हैं, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार का कौशल होता है। प्रतिभा संपन्न लोगों का परिपक्वता स्तर ऊंचा होता है। अपनी आयु के प्रमाण में अधिक वयस्कता भी रखते हैं। छोटे होते हुए भी वे अपने से बड़े लोगों से भी ज्यादा समझदारी दिखाते हैं। ऐसे लोग एक से अधिक क्षेत्रों में सृजनशीलता रखते हैं, जैसे कि लेखन, संगीत, कला, यांत्रिकता, डिजाइन। बहुत से क्षेत्रों में वे माहिर होते हैं और अपनी सृजनशीलता से नए नए सृजन के बारे में सोचते रहते हैं। प्रतिभा संपन्न लोग स्व आलोचक भी होते हैं, यानी कि अपने कार्य का वे तार्किक मूल्यांकन करते हैं और उसमें अपनी गलती दिखाई दे तो वह अपनी खुद की आलोचना करते हुए भी डरते नहीं हैं। ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग दूसरों के इशारे से या दूसरों के अभिप्राय से काम नहीं करते हैं। वे अपनी आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं।
अपने मन में जो आए, अपना मन जो कहे ऐसा वो करते हैं, दूसरे के कहने से कुछ करते नहीं है। इतना ही नहीं, वे अपनी उच्च बौद्धिक शक्तियों को जानते भी है और उसके लिए उन्हें ऊंचा सम्मान भी होता है। वे अपने आप को दूसरों से अलग समझते ही हैं, जानते ही हैं। प्रतिभा संपन्न लोग कुछ अंश तक अंतर्मुखी या एकांत प्रिय भी पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े समूह में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये हुए प्रतिभा संपन्नता के लक्षण। आइए अब बात करते हैं मनोदुर्बलता की और उसके प्रकारों की। मनोदुर्बलता यानी मानसिक पिछड़ापन, यानी कि औसत मानसिक क्षमता जो होनी चाहिए उससे भी कम बुद्धि शक्ति रखना या मानसिक क्षमता रखना। अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन यानी कि एपीए ने 1968 में एक व्याख्या दी है। उसके अनुसार मंदबुद्धिपन या मनोदुर्बलता यह साधारण बौद्धिक कार्यों में कठिनता है। यानी कि अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन के द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार जो लोग साधारण बौद्धिक कार्यों में भी कठिनता का अनुभव करते हैं वे मनोदुर्बल है। इसके अलावा सामान्य रूप से 70 से कम बुद्धि आंक वाला व्यक्ति भी अपनी दैनिक प्रवृत्तियां नहीं कर सकता, तो वह भी बौद्धिक रूप से मंद माना जाता है। तो मनोदुर्बलता यानी अपनी दैनिक प्रवृत्तियां नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मनोदुर्बल कहते हैं। मनोदुर्बलता के 4 प्रकार या 4 स्तर है। पहला है हल्की मनोदुर्बलता यानी कि माइल्ड, तो जिनका बुद्धिआंक 50 से 69 होता है वे हल्की मनोदुर्बलता वाले कहलाते हैं। दूसरी है मध्यम यानी कि मॉडरेट, तो जिनका बुद्धिआंक 35 से 49 तक का होता है वे मध्यम मनोदुर्बलता वाले कहलाते हैं। तीसरा है तीव्र यानी कि सीवियर, तो जिनका बुद्धिआंक 20 से 34 तक का होता है वे तीव्र मनोदुर्बलता वाले कहलाते हैं। और जिनका बुद्धिआंक 20 से भी कम होता है वे अति तीव्र मनोदुर्बलता वाले कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार हुए मनोदुर्बलता के। हल्की मनोदुर्बलता 50 से 69 के बुद्धिआंक वाले, मध्यम 35 से 49 बुद्धिआंक वाले, तीव्र 20 से 34 बुद्धिआंक वाले और अति तीव्र 20 से भी कम बुद्धिआंक वाले। मनोदुर्बलता रखने वाले व्यक्तियों की कक्षा के अनुसार उनके लक्षण निम्न कोष्ठक में दर्शाए गए हैं। तो पहले तो कार्य के प्रकार है, फिर हल्की कक्षा यानी कि 50 से 69 वाले, फिर मध्यम उसमें 35 से 49, तीव्र में 20 से 34 और अति तीव्र में 20 से कम वाले। वे लोग कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्वसहायक कौशल यानी कि खुद के कार्य खुद करना। तो इसमें हल्की बुद्धि कक्षा वाले जो होते हैं 50 से 69 वाले, वे स्वयं अपना खाना, कपड़ा पहनना और स्वच्छता रखना कर लेते हैं, अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। जबकि 35 से 49 वाले जो होते हैं उनको इसके लिए तालीम देनी पड़ती है और तालीम देने के बाद वे अपने कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा 20 से 34 वाले यानी कि तीव्र मनोदुर्बलता वाले जो लोग होते हैं उसमें वे ये कार्य कर सकते नहीं है। वो खुद के जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें से भी शायद ही गिने चुने कोई कार्य को वो कर पाए, ज्यादातर तो वे नहीं कर पाते। और अति तीव्र मनोदुर्बलता वाले, उनमें तो एक भी कौशल देखने को मिलता नहीं है। दूसरा है वाणी का प्रत्यायन यानी कि दूसरों से बातचीत करना, बात को समझना। तो 50 से 69 वाले जो होते हैं वे दूसरों से बात कर पाते हैं और दूसरों की बात समझ भी पाते हैं। 35 से 49 वाले यानी कि मध्यम कक्षा की मनोदुर्बलता वाले होते हैं, वे भाषा का ज्ञान ठीक ठाक रखते हैं किंतु उनको बोलने में परेशानी होती है।
20 से 34 वाले यानी कि तीव्र मनोदुर्बलता वाले जो लोग होते हैं वे सामने वाले की बात को समझ तो लेते हैं, उस पर सोच विचार भी कर सकते हैं, किंतु अभिव्यक्ति कर सकते नहीं है। और 20 से कम बुद्धिआंक वाले यानी कि अति तीव्र मनोदुर्बल व्यक्ति तो कुछ भी नहीं बोल पाते, सिर्फ हूं हाँ ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पढ़ाई की अगर बात करें तो 50 से 69 वाले यानी कि हल्की मनोदुर्बलता वाले जो लोग हैं वे 3 से 6 कक्षा तक पढ़ सकते हैं। मध्यम मनोदुर्बलता वाले यानी कि जिनका बुद्धिआंक 35 से 49 है वे पहली दूसरी कक्षा तक पढ़ सकते हैं। 20 से 34 वाले यानी कि तीव्र मनोदुर्बलता वाले नहीं पढ़ सकते हैं, उनमें पढ़ने का कौशल बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, और अति तीव्र वाले में तो ये संभव ही नहीं है। सामाजिक कौशल को देखें तो हल्की मनोदुर्बलता वाले लोग होते हैं वे शीघ्रता से समायोजन स्थापित कर सकते हैं, यानी कि उनके कुछ दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदारों से भी वे घुल मिल सकते हैं। मध्यम मनोदुर्बलता वाले लोग भी मित्र बना सकते हैं और सामाजिक परिस्थिति में रहते हैं, किंतु कमजोरी का अनुभव करते हैं। तीव्र मनोदुर्बलता वाले लोग मित्र नहीं बना सकते और सामाजिक अंतरक्रिया भी नहीं कर सकते, और अति तीव्र मनोदुर्बलता वाले में तो यह संभव ही नहीं है। व्यावसायिक कौशल की बात करें तो हल्की मनोदुर्बलता वाले लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और थोड़ी स्पर्धाओं में या कौशल में भी अब कार्य कर सकते हैं। मध्यम दुर्बलता वाले जो लोग होते हैं वे कार्यस्थल पर किसी दूसरे की सहायता से कार्य कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते। तीव्र मनोदुर्बलता वाले जो लोग होते हैं वो नौकरी नहीं कर सकते, उन्हें लगातार देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, और अति तीव्र वालों के लिए तो संभव ही नहीं है। अंतिम मुद्दा यानी कि वयस्कता की बात करें, पुख्तता की बात करें तो हल्की मनोदुर्बलता वाले जो लोग होते हैं वे सामान्य रूप से शादी भी कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। 35 से 49 यानी कि मध्यम मनोदुर्बलता वाले लोग होते हैं वे सामान्य रूप से शादी नहीं करते, और तीव्र और अति तीव्र वाले लोगों के लिए तो शादी संभव ही नहीं है। तो ये हुई मनोदुर्बलता की कक्षाएं और उनको पहचानने के लक्षणों की बात। यहाँ चैप्टर पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।